Bismillahirrahmanirrahim. So today I'm going to tell you about the acid base balance. मेन बुक में आप लोगों को सत्या से पढ़ाऊंगी, मगर जो भी बात एक्स्ट्रा होगी वो मैं आप लोगों को चैटर्जी से या फिर कोई भी किसी और बुक की इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं ऐड करूँगी, ठीक है। तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम एसिड बेस बैलेंस में। सबसे पहले जो पैराग्राफ लिखा है उसमें ये लिखा हुआ कि बॉडी की नॉर्मल पीएच कितनी होती है। सो बॉडी की नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45 होती है, जबकि हमारे पास जो इंट्रासेलुलर पीएच है यानी सेल के अंदर की पीएच वो वेरी करती है, डिपेंड अपॉन कौन सा सेल है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट की पीएच हमारे पास 7.2, जबकि स्केलेटल मसल सेल की पीएच हमारे पास 6.0 होती है। नेक्स्ट हमने ये बात देखते हैं कि जो हमारे पास ब्लड है, ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है कि ये हमारे जो ब्लड का पीएच ज़रा सा भी चेंज होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता होता है। किस तरह, अब मैं बताती हूँ। अच्छा, ये साइंटिस्ट को ना हमारे पास पता चला था डॉग से, कि उन्होंने क्या किया कि एक डॉग लिया, ठीक है, और उस डॉग में देखा कि सपोज इफ़ दिस इज़ द डॉग, ठीक है, उस डॉग में मान लें कि ये डॉग है, ठीक है, उस डॉग में देखा कि यार इसमें कितना फ्लूइड हो सकता है। उन्होंने अंदाजे से ही उतना ही फ्लूइड एक बीकर में लिया, ठीक है, मतलब जितना फ्लूइड इस डॉग में था उतना ही फ्लूइड इस बीकर में उन्होंने डाला। अब उन्होंने क्या किया कि इस डॉग को इंजेक्ट कर दिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, और इस वाटर में भी जो हमारे पास सेम वॉल्यूम का था, जितना ब्लड वॉल्यूम उस डॉग में था, उस वाटर में भी उन्होंने HCl डाल दिया, ठीक है। बाद में उन्होंने पीएच जब देखी वाटर की, तो उन्होंने देखा कि वाटर की पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था, मगर जो डॉग में उन्होंने डाला था वॉल्यूम, उसमें उन्होंने देखा तो पीएच में जो चेंज था वो बहुत ही माइनर था, निग्लिजिबल था। तो फिर उधर से साइंटिस्ट को एक कॉन्सेप्ट आया कि देयर इज समथिंग इन द ब्लड ऑफ द डॉग जो कि उस पीएच को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास यानी चेंज इन पीएच को, ये जो चेंज इन पीएच की रेजिस्ट कर रहा है ना, ठीक है, ये जो भी चीज़ है उन्होंने इसको नाम दे दिया था बफर। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस बफर को पता लगाया कि ये बफर है क्या। अब बेसिकली बफर हमारे पास क्या चीज़ होती है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज इफ़ दिस इज़ द बफर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके पास क्या होता है कि आधे उनके पास हाइड्रोजन आइंस अटैच फॉर्म में होते हैं, और स्टिल उसके पास कुछ कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि वो बाकी हाइड्रोजन आइंस के साथ अटैच कर सकता है। यानी सपोज 50% हाइड्रोजन के साथ अटैच किया हुआ है, मगर अभी उसके पास और कैपेसिटी है कि 50% हाइड्रोजन के साथ वो स्टिल अटैच कर सकता है। तो अगर हम उसको बाहर से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं, अगर ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड है और वो हमारे पास बफरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके पास आधे हाइड्रोजन आइन पहले से ही अटैच हैं, ठीक है, ये बफरिंग सिस्टम है। तो अब क्या हुआ कि हमने बाहर से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आइन इंक्रीज करने लग दिए ब्लड में। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आइन इसके साथ अटैच कर जाएंगे, ठीक है, इसके पास अभी कैपेसिटी तो थी ना कि वो हाइड्रोजन आइन के साथ अटैच कर सकता है। तो इसने क्या किया, ब्लड के पीएच को चेंज होने से बचा लिया। हाइड्रोजन आइन तो इसके साथ अटैच हो गए थे। अब क्या ही हो कि हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन कम हो जाए, हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन कम होगी तो भी कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि इनके पास वो हाइड्रोजन आइन अटैच थे ना, तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हाइड्रोजन आइन दे देता हूँ। तो ब्लड की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फिर मेंटेन हो जाएगी, यानी हमारे पास पीएच फिर मेंटेन हो जाती है। अच्छा, दिस इज जस्ट अ जनरल कॉन्सेप्ट। अब मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि यार बॉडी का जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 टू 7.45 है, ठीक है, इतना पीएच है। तो उन्होंने क्या किया कि पीएच को वो घटाते गए कि कौन से पीएच तक इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो उन्होंने जब पीएच को 6.8 से पीछे लेके गए ना, तो उन्होंने देखा कि इसके बाद इंसान मतलब कि इसके बाद जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी पीएच के बिटवीन लाइफ पॉसिबल है, 6.8 से हमारे पास 7.8। तो ब्लड पीएच कंपेटेबल टू लाइफ हमारे पास 6.8 टू 7.8 है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ तक यही बात हुई थी। अब नेक्स्ट पता है क्या बात है यार, हमारी बॉडी में एसिड आ कहाँ से रहा है, हमारी बॉडी में बेस प्रोड्यूस हो कहाँ से रही है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में एसिड जो प्रोड्यूस होती है वो वाला करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। तो बॉडी में एक कुछ वोलेटाइल एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और कुछ हमारे पास नॉन वोलेटाइल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल में
जस्ट इग्नोर द स्पेलिंग्स, ओके। अच्छा, वो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझाना है, तो स्पेलिंग्स आप लोगों को वैसे ही समझ में आ रही होंगी। अच्छा, वोलेटाइल में हमारे पास कौन से एसिड्स हैं? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जबकि हमारे पास नॉन वोलेटाइल में कौन से HCO3 में HCO3। नॉन वोलेटाइल में हमारे पास कौन से एसिड हैं? लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। अब ये हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होते हैं? अब बाइकार्बोनेट आयन की बात की जाए तो बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट आयन। तो हमारे पास ये लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है? जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं ना, उसके रिजल्ट में हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फॉस्फोरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है? कुछ प्रोटीन में जब आप सल्फर ऐड करते हो ना, ठीक है, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बात इन्होंने लिखी हुई है कि अगर आप लोग एनिमल प्रोटीन, ठीक है, वो डाइट लेते हो जिसमें एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो यूरिन होगा वो हमारे पास ज़्यादातर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल प्रोटीन रिजल्ट्स इन मोर एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द बेस बाय द ब्लड। अब एक बात याद रखनी है कि बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास बेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसमें जो बेस प्रोड्यूस होती है उसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस आ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये बात लिखी हुई है कि जो हमारे पास वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है, यानी वो लोग जो कि वेजीज बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ बेस बहुत ज़्यादा होती है। किस तरह? अब मैं ये बात ना समझनी है, यानी अब देखो, पहले मैंने क्या कहा था, जिनमें हमारे पास जो एनिमल प्रोटीन, जिनकी डाइट में एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा थी, उनमें जो यूरिन की प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी? ज़्यादातर एसिडिक होगी। अब मैं कह रही हूँ कि वो हमारे पास ह्यूमन बींग्स जिनमें अभी मैं वेजिटेबल्स की इंटेक बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, वेजिटेबल प्रोटीन के, उनमें जो यूरिन होगा वो अल्कलाइन यूरिन होगा। अल्कलाइन यूरिन किस तरह होगा? ये बात समझो कि कुछ वेजिटेबल्स में ना हमारे पास इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास एसिड के साथ कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो, एसिड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस हो गई ना, तो यूरिन तो अल्कलाइन होनी ही थी। ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम लोगों ने ये समझना है कि बॉडी, मैंने कहा था ना बफर सिस्टम है, तो अब हम वो बफर को समझेंगे कि बॉडी बफर किस तरह कर रहा है पीएच को, ठीक है। उसमें हमारे पास जो ब्लड की पीएच को चेंज करने के लिए 3 मेन मैकेनिज्म है: ब्लड बफर, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म, ठीक है। यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ब्लड बफर आ गया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में रीनल मैकेनिज्म। अच्छा, अब ना हमारे पास चार्टर्ड जीए में डाइल्यूशन फैक्टर के बारे में लिखा गया है। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, आप इस बात को समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 तो मैंने आप लोगों को बता दिए थे ना कि कौन से हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं, कौन से एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बताया था जिसमें मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, जिसमें क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, ठीक है। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बताया था बफर मैकेनिज्म का, जो क्या था? रिस्पायरेशन, ठीक है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बताया था जिसमें आ रही थी किडनी, ठीक है, यानी रीनल मैकेनिज्म। अब वो कहता है इसके अलावा भी हमारे पास एक फैक्टर होता है डाइल्यूशन फैक्टर, जो कि तुम्हारी चेंज इन पीएच को रेजिस्ट कर रहा होता है। अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है कि देखो, अगर हमारे पास ये पूरी बॉडी है, ठीक है, और बॉडी के इतने हिस्से पे तुमने क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया, ठीक है, एसिड डाला यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एसिड की प्रोडक्शन या फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये डाइल्यूशन फैक्टर कहता है कि अब ये जो एसिड है ना पूरी बॉडी के, अब यहाँ पे था तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, मगर अब वो क्या करता है, पूरी बॉडी का जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना वहाँ पे चला जाएगा आराम से। अब यहाँ पे था तो यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, मगर अगर बॉडी में पूरी अगर वो ऐसे घूमेगा तो अब देखो उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई ना। तो वो यही कहता है कि ये बेसिकली डाइल्यूशन फैक्टर है कि अगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे प्रोड्यूस भी हो गया तो वो हमारे पास डाइल्यूट हो जाएगा, बाकी सारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक है, और आराम से डाइल्यूट हो जाएगा। मगर वो एक और बात ये करता है कि ठीक है, ये भी एक मैकेनिज्म है, बट इट इज़ नॉट प्रॉपरली बी रिगार्डेड एज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि अगर सपोज एक बंदे में पहले से डिहाइड्रेशन चल रही है, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ही नहीं, तो किस तरह तुम उसको डाइल्यूट करोगे? डाइल्यूट करने के लिए तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत था ना, ठीक है।
हम स्टार्ट करते हैं ब्लड बफर से। अब ब्लड बफर क्या है कि कोई भी तुम लोगों को बफर की ज़रूरत होगी ना, तो उसमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक कि यार तुम लोगों ने वीक एसिड लेना है, ठीक है, और दूसरा तुम लोगों ने सॉल्ट लेनी है। अब सॉल्ट में क्या चीज़ होती है, हमारे पास बेस होती है ना, ठीक है। तो बेस कौन सी यूज़ करनी है, तुम लोगों ने उसी वीक एसिड की बेस, यानी ये बात तुम लोगों को पता होगी कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, उसकी जो बेस होती है कॉन्जुगेट बेस, वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस वीक होती है और वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, यानी HCO3 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम वीक एसिड ले रहे हैं यानी H2CO3 ले रहे हैं, तो इसका कौन सा हमारे पास बेस है, HCO3 माइनस, तो इसी का सॉल्ट लेना है, यानी हम क्या लेंगे, NaHCO3, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्लड बफर में ना जो सबसे पहले बफर आता है वो हमारे पास होता है बाइकार्बोनेट बफर। तो अभी हम बाइकार्बोनेट बफर की बात कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल भी उसी की दिया है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट बफर की बात करते हैं, बाइकार्बोनेट बफर। अब बाइकार्बोनेट बफर में कौन सा सॉल्ट है, H2CO3, और कौन सी हमारे पास कौन सी वीक एसिड है, H2CO3, और कौन सा सॉल्ट है हमारे पास, NaHCO3। तो बेसिकली उसने यही बात किया कि ब्लड बफर में हमारे पास तीन तरह के बफर होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर और प्रोटीन बफर। बाइकार्बोनेट बफर की बात की जाए तो उसमें हमारे पास एक वीक एसिड है और हमारे पास एक सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि हमारे पास ये जो तीन बफर मैकेनिज़म्स है ना, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग बफर हमारे पास है, यानी कि जो सब स्ट्रॉन्ग बफर तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि सबसे प्रीडोमिनेंट बफर, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन बॉडी में सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारे पास कौन सी है, बाइकार्बोनेट बफर की, ठीक है। अच्छा, अब इसी बफर से, ठीक है, इसी बफर सिस्टम से हम ब्लड की पीएच को मालूम करते हैं। ब्लड की पीएच को किस तरह मालूम करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं हेंडरसन हेज़लबल्च इक्वेशन, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए। अब ये इक्वेशन इस तरह स्टार्ट होती है कि आपके पास बाइकार्बोनेट बफर जो है H2CO3, ठीक है, वो जब डिसोसिएट होता है तो किस चीज़ में डिसोसिएट होगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस में, ठीक है, सही हो गया। अब इसका जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। ये चीज़ होती है ना, इसका मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन होगी। अब मैं Ka को उधर ले जाती हूँ और H प्लस को इधर ले आती हूँ, ठीक है, यह मैं हाइड्रोजन आइन को ले आई यहाँ पर और Ka वहाँ पे चला गया, ठीक है, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आइन एंड दिस इज़ कार्बोनिक एसिड। अब क्या हुआ कि बेसिकली मुझे ना इस H को ना pH में चेंज करना है किसी तरह। तो इस pH में चेंज करने के लिए मुझे पता है कि जो pH होती है, ठीक है, वो क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि अगर मैं माइनस को हटाया तो लॉगरिथम का रूल होता है कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उसके साथ की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी pH, ये भी pH को लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कह सकती हूँ। यानी मुझे इस चीज़ को ना इसमें कन्वर्ट करना है ताकि मुझे pH मिल जाए। तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पर लॉग ले लूँगी, ठीक है, इसको अब मैं चला रही हूँ, ठीक है, दोनों साइड पे मैं लॉग ले लूँगी, यानी लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आइन, साथ में रेसिप्रोकल भी करूँगी, और लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 1/Ka। अब इस साइड जब मैं लॉग लूँगी ना और साथ ही रेसिप्रोकल को लॉग लूँगी तो मुझे प्लस के जो साइन है, सॉरी ये प्लस का साइन नहीं था, ये मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में, ठीक है, यानी लॉग ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाय कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास pH एंड दिस इज pKa प्लस लॉग ऑफ दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। अब ये इक्वेशन चीख के बोल रही है कि हमारे पास pH किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे। अब हमने क्या निकालनी थी, ये सब हमने क्यों इक्वेशन निकाली, क्योंकि हमने निकालनी थी pH ब्लड की। अब हमें पता है कि बाइकार्बोनेट आयन की कितनी कंसंट्रेशन होती है बॉडी में,
तो 22 के 26 के बीच में होती है, और नियर अबाउट अगर एवरेज लूँ मैं तो 24 होती है। अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूँ कार्बोनिक एसिड की, तो हमारे पास होती है बहुत ही कम 1.2, ठीक है। और पी के ए की वैल्यू भी मुझे पता है 6.1, तो मैं पीएच निकाल सकती हूँ पिछले फार्मूला से, यानी 6.1 प्लस लॉग दिस 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.2। तो मेरे पास ब्लड की जो पीएच आ जाएगी वो 7.4 आ जाएगी, यानी हमारे पास ब्लड की पीएच 7.4 है। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखनी है कि बेसिकली तुम अगर देखोगे ना, H2CO3 यानी ये बाइकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को, बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को, तो वो हमारे पास होती है 24 डिवाइडेड बाय 1.2, यानी नियर अबाउट 20/1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोनिक एसिड। और क्यों बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा है? इस वजह से क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी कोई हाइड्रोजन आयन आए, और हमारी बॉडी में एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी बेस की प्रोडक्शन से, ठीक है। अब जब भी कोई हाइड्रोजन आयन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, HCO3 माइनस के साथ अटैच होके H2CO3 बना देगा, ठीक है। तो हमारे पास पीएच रेजिस्ट हो गई ना, इसी वजह से हमारे पास जो कंसंट्रेशन है HCO3 की माइनस की वो ज़्यादा है, और इस ज़्यादा कंसंट्रेशन को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या, अल्कली रिजर्व, ठीक है, अल्कली रिजर्व। अब मैं ये बुक से बता देती हूँ सारा, ये सारी वही इक्वेशन डेराइव की हुई है, यहाँ तक भी वही इक्वेशन डेराइव की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड के पीएच को बताया गया 7.4, और पे अल्कली रिजर्व के बारे में बताया गया यहाँ तक, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द, अच्छा अगली बात बताने से पहले ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि बेसिकली हमारे पास ये बाइकार्बोनेट आयन किस तरह पीएच को चेंज कर रहा है। ये हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन है ना, H2CO3, ये हमारे पास डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस में प्लस HCO3 माइनस में, ठीक है। पूरा नहीं डिसोसिएट होगा, थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, तभी तो हमने वीक एसिड कहा था। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेते तो वो सारा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता, तो हमें तो ऐसा चाहिए ही नहीं था ना। हमें तो एक बफर मैकेनिज्म क्रिएट करना था जिसमें आधा उसके पास ही हो हाइड्रोजन और आधा वो हाइड्रोजन दे चुका हो, ठीक है। मतलब ये 50% तक या नियर अबाउट 50% तक डिसोसिएट हो गया होगा, मगर बाकी नहीं डिसोसिएट हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस सॉल्यूशन में मैंने ये जो लिया है, ठीक है, इस बफर के सॉल्यूशन में मैं एसिड की एडिशन कर दूं, तो एसिड के एडिशन से क्या होगा, अब जो सपोज़ मैं HCl ले लेती हूँ, ठीक है, तो HCl क्या करेगा, डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आइन प्लस Cl माइनस में, तो ये हाइड्रोजन आइन HCO3 माइनस के साथ अटैच होके H2CO3 बना देगा। अब ये H2CO3 हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है, और सोने पे सुहागा हमारे पास ये वोलाटाइल भी है, ठीक है। तो क्या होगा, वोलाटाइल भी है, तो ये हमारे पास H2O में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाएगी। इसी वजह से मैं कहूँगी कि जो हमारे पास ब्लड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का हमारे पास लिंक है रेस्पिरेशन के साथ, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट चैप्टर जी में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के। पहला एडवांटेज मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ प्रेजेंट इन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन, इसी वजह से ये जो हमारे पास प्री डोमिनेंट बफर है दूसरे बफर के मुकाबले में। दूसरा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि यार इसके रिजल्ट में जो बन रहा था ना, वो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। कोई भी अगर एसिड आता है तो बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, और बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास एक वीक एसिड है और वोलेटाइल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई पीएच में चेंज आता है ना, तो बाकी जो दो हमारे पास यानी रीनल मैकेनिज़्म और रिस्पायरेटरी मैकेनिज़्म ये थोड़ी देर बाद एक्टिवेट होते हैं, मगर हमारे पास ये जो ब्लड बफर है ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और बहुत जल्दी पीएच को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मगर इसका एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि
इसकी जो पीके है ना वो फिजियोलॉजिकल पीएच में नहीं आती, यानी इसके पीके कितनी है 6.1 थी, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल पीएच तो 7.4 तक है। इसकी वजह से हम कहते हैं बस इसका यही एक डिसएडवांटेज है कि इसकी पीके फिजियोलॉजिकल पीएच से थोड़ी दूर है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम में भी हम क्या करेंगे कि वीक एसिड लेंगे और साथ ही उसका सॉल्ट लेंगे। तो वीक एसिड क्या होगा इसका NaH2PO4, यानी कि हमारे पास ये क्या है NaH2PO4 वीक एसिड है, जिसे हम कहते हैं सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। और इसका जो हमारे पास सॉल्ट होगा, ठीक है, वीक एसिड का जो सॉल्ट होगा वो क्या है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं, यानी हमारे पास ऊपर हम क्या रखेंगे, ऊपर हमने बेस या फिर सॉल्ट कुछ भी रख सकते हैं, तो हम सॉल्ट लिखते हैं, ठीक है। सॉल्ट हमारे पास क्या है Na2HPO4, ठीक है, और नीचे हम किसकी कंसनट्रेशन लेंगे NaH2PO4 यानी कि एसिड की। अब इसमें जो हमारे पास कंसनट्रेशन की जो रेशो आती है वो आती है 6.4:1, ठीक है। इसी वजह से इसका ये डिसएडवांटेज है कि यार देखो इसकी जो कंसनट्रेशन आ रही है, रेशो आ रही है, वो तो जस्ट 4:1 आ रही है, मगर बाइकार्बोनेट आयन की कितनी ज़्यादा रेशो आ रही थी 20:1, यानी उसके अल्कली रिजर्व कितना ज़्यादा था, इसका तो अल्कली रिजर्व ही इतना कम है। मगर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि इसकी pKa की वैल्यू फिजियोलॉजिकल pH के नियर अबाउट है 6.8, ठीक है। एंड दिस इज़ द ओनली बफरिंग मैकेनिज्म इन अवर ब्लड जिसकी pKa की वैल्यू फिजियोलॉजिकल pH के इक्विवेलेंट आ रही है, मतलब नॉट इक्विवेलेंट बट नियर अबाउट, ओके। सो अगर बाहर से हमारे पास कोई भी एसिड आता है, ठीक है, तो हमारे पास उसको रेजिस्ट किस तरह किया जाएगा। ये जो हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। अब हम बाहर से कोई भी एसिड डालते हैं, HCl डालते हैं और उसको डिसोसिएट करते हैं हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये सॉल्ट जब डिसोसिएट होगा ना, ठीक है, तो NaHPO4 माइनस में और साथ ही हाइड्रोजन आयन दे देगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस वाले के साथ PO4 माइनस, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा NaH2PO4। ये जो एसिड है ये रीनल सिस्टम के थ्रू ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है, जबकि हमारे पास फर्दर ये हमारे पास Na+ होना चाहिए। Cl जो होगा वो हमारे पास Na के साथ अटैच होकर सॉल्ट बना लेगा NaCl, ये भी किडनी में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक्सक्रीट आउट होगी। अब मगर एक बात याद रखनी है कि जो फॉस्फेट ये सतिया में नहीं लिखी हुई, तो इसको लिख लेना है कि जो हमारे पास फॉस्फेट बफर सिस्टम है वो किसके साथ लिंक है, किडनी के साथ लिंक है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब आता है नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम सत्या में बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रैटेजी से बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन बफर सिस्टम में आप क्या हमारे पास प्रोटीन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलके बफर मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगी, ठीक है। मगर ठीक है, प्रोटीन या फिर हमारे पास हीमोग्लोबिन, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांगली बफर को किसकी ज़्यादा बफर कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की ज़्यादा है, यानी कि बफरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन किस तरह बफर करेंगी, जब हमारे पास कोई एसिड डाला जाए किसी भी सिस्टम में, तो प्लाज्मा प्रोटीन एक काम करती हैं बेस के तौर पे, और वो एसिड अपने साथ उसको टेकअप कर लेती हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली एक बफर मैकेनिज़्म क्रिएट हो जाता है फिर, ठीक है। और जब हमारे पास कोई भी एसिड का बेस हम डाली जाए, तो बेस की फॉर्म में क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो एज अ एसिड काम करेगी, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन देने लग जाएगी सिस्टम में, ठीक है, और उससे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन किस तरह अपने बफरिंग मैकेनिज़्म करेगी, तो ये सबसे अच्छा लिखा हुआ है चटर्जिया में, ठीक है, उसमें लिखा है कि बफरिंग कैपेसिटी है ना हीमोग्लोबिन की, वो डिपेंड करती है कि कौन सा उसके पास कितने ज़्यादा डिसोसिएबल बफरिंग ग्रुप हैं, ठीक है। उसमें से एक की उन्होंने एग्जांपल लेके सारा समझाया हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमिडाज़ोल, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, उसकी चेन में हमारे पास हीमोग्लोबिन के पास हिस्टीडीन होता है और उस हिस्टीडीन पे अब बेसिकली अटैच हो जाता है इमिडिज़ोल, ठीक है, इमिडिज़ोल। और इस इमिडिज़ोल में हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक आयरन ग्रुप, ठीक है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप होता है वो इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। यही इमिडिज़ोल ग्रुप में नाइट्रोजन ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बाइंड भी करता है और हाइड्रोजन को फिर रिमूव भी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कौन सी कंसनट्रेशन में डाल रहे हो। सपोज़ हमारे पास अपना ये जो हीमोग्लोबिन है ना, दो तरह काम करेगा। जब इसको ऑक्सीजन दे दोगे तुम, यानी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है? ऑब्वियसली इन द लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है तब इस हीमोग्लोबिन की एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है। यानी एसिडिक प्रॉपर्टी के इंक्रीज़ होने का मतलब पता है ना, तब ये क्या करेगा, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देने लग जाएगा सिस्टम में, ठीक है, अपने आप से हाइड्रोजन निकालने लग जाएगा। लंग्स में हमें यही तो चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन दे। हाइड्रोजन आयन फिर क्या करेगा, HCO3- जो बाइकार्बोनेट आयन लंग्स में आया होता है, ठीक है, सपोज इफ दीज आर द लंग्स, ठीक है, ये लंग्स है हमारे पास। तो लंग्स में जो बाइकार्बोनेट आयन आया हुआ है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो ये हाइड्रोजन आयन जब देगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, H2CO3, और ये फ़ौरन से डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बड़ा फ़ायदा है कि हीमोग्लोबिन हमारे पास बफरिंग मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा है। जब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हम लेते हैं, ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड कब होती है, टिश्यूज़ में, ठीक है, टिश्यूज़ में हमारे पास हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन जब डीऑक्सीजनेटेड है इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एज अ वीक एसिड काम करेगी, ठीक है। तब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड काम करेगी। वीक एसिड यानी कि हमारे पास ये कम एसिडिक होगी तो बहुत ही आराम से हाइड्रोजन आयन देगी। मतलब कि टिश्यूज़ में तो हाइड्रोजन आयन बिल्कुल देती भी नहीं है, बल्कि क्या करती है, हीमोग्लोबिन टिश्यू में हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी बातें लिखी हुई थी सतिया में, ठीक है। एक और बात इसमें लिखी हुई है, आइसोहाइड्रिक ट्रांसपोर्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट इज़ आइसोहाइड्रिक ट्रांसपोर्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड, कि जैसा मैंने बताया है कि लंग्स में क्या हो रहा है कि वो हीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे काम कर रहा है। तो इस तरह वो कहते हैं कि जब ये लंग्स में होता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो तब इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि 1.88 मिली इक्वल हमारे पास हाइड्रोजन आयन को ये डिसोसिएट करे। और जब ये हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है तब हमारे पास जस्ट 1.28, ठीक है, हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करता है। तो देखो जब ये ऑक्सी से डीऑक्सी बनेगा तो सिर्फ हमारे पास कितना डिफरेंस आता है, 0.6 का, ठीक है। यानी देखो पहले ये डीऑक्सी में था ना, तो हमारे पास 1.28 के साथ सेव करा था, मगर फिर हमने इसे जब ऑक्सी में कन्वर्ट किया तो 1.88 यानी 0.6 इसमें इजाफा हो गया कि हाइड्रोजन आयन को दिए जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 0.6 है ना, इसको हम कहते हैं आइसोहाइड्रिक ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड।